नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की नजरों के सामने जो मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है यह है यूरोपियन यूनियन का मैप। ये सारे देश यूरोपियन यूनियन के भाग हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो मैप है ये नाटो का मैप है। याद रखना, यहां पर हम लोगों को जनरली ऐसा लगता है कि बीच वाले जितने भी देश हैं ये नाटो और यूरोपियन यूनियन के भाग हैं, पर स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो नाटो का भाग है, ना ही यूरोपियन यूनियन का। ऑस्ट्रिया नाटो का भाग नहीं है, यूरोपियन यूनियन का भाग है। यहीं पे आपको एक और देश देखने को मिलेगा, हंगरी। हंगरी जो है वो नाटो का भी भाग है और यूरोपियन यूनियन का भी भाग है। रिसेंटली इस हंगरी के द्वारा एक वीडियो निकाली गई। वीडियो थी पीस इन यूक्रेन करके, जहां पर बताया गया कि कई सारे लोगों की मृत्यु हो रही है रशिया यूक्रेन के वॉर में, हम लोगों को इस युद्ध को रोकना चाहिए। कई सारे बच्चे जो है वो अनाथ हो रहे हैं। एक अच्छा मैसेज जो है वो यहां पर दिया गया। बट इसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहां पर लगाया हुआ है। इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो क्रीमिया है, ये क्रीमिया यहां पर यूक्रेन का नहीं बताया गया बल्कि रशिया का बताया गया। 2014 के अंदर रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था, यूक्रेन से क्रीमिया को जीता था। हालांकि नाटो देश, यूरोपियन यूनियन के सारे देश ये कंसीडर करते हैं कि क्रीमिया जो है वो रशिया का भाग नहीं है। क्रीमिया का ये जो एनेक्सेशन है ये इलीगल है। ये देश मानते हैं कि क्रीमिया का एनेक्सेशन यूक्रेन की टेरिटरी के ऊपर थ्रेट है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्षति पहुंचाना है। जिसके बाद में कोई भी नाटो देश या यूरोपियन यूनियन का देश ये नहीं मानता, इवन हंगरी खुद नहीं मानता कि क्रीमिया जो है वो रशिया का भाग है। बट रिसेंटली इस वीडियो के अंदर इस चीज को दर्शाया गया कि क्रीमिया जो है वो रशिया का भाग है इस मैप के अंदर। हालांकि बाद में जब इस चीज के ऊपर कई सारे यूरोपियन यूनियन के देशों ने सवाल उठाया तो हंगरी ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। बट हंगरी का ये स्टैंड कोई पहली बार इस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़े समय पहले हंगरी के ही लीडर द्वारा यह कहा जाता है कि यूक्रेन जो है वो अफगानिस्तान की तरह है और यूक्रेन को एज अ नो मैन्स लैंड कंसीडर किया जाता है। ऐसा करने वाला हंगरी एकमात्र ऐसा देश नहीं है। इवन ये हेडलाइन आप पढ़ो, जर्मनी का भी एक हाफ हार्टेड सपोर्ट यूक्रेन की तरफ है। यूक्रेन की तरफ हाफ हार्टेड क्यों है, जबकि जब पूरा यूरोपियन यूनियन फुल हार्टेडली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि जर्मनी जो है वो हाफ हार्टेडली रशिया की तरफ है। इवन आप देख सकते हो कि जब वो जर्मनी के चांसलर भारत आए थे और जर्मनी के कुछ टॉप मिलिट्री कमांडर्स भारत आए थे, तो उस दौरान में उनके द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे जो क्लियरली दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा जर्मनी और हंगरी में देखने को क्यों मिल रहा है, जबकि ये दोनों ही यूरोपियन यूनियन का भाग है, इवन नाटो का भाग है? इसका एक बड़ा कारण है तेल और नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट। अगर हंगरी को देखोगे तो हंगरी भारी मात्रा में रशिया से तेल और नेचुरल गैस लेता है। इवन जर्मनी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जो कि रशिया से भारी मात्रा में नेचुरल गैस लेता है। ऐसी कंडीशन में जब यूरोपियन यूनियन द्वारा सैंक्शन लगाए जा रहे थे रशिया के ऊपर, उसके ऑयल के ऊपर, तो उस समय पर हंगरी विरोध कर रहा था। जब नेचुरल गैस पे लगाने की बात आई थी तो जर्मनी विरोध कर रहा था। हर बार यह कहा जाता है कि भारत सस्ते में रशिया से तेल ले रहा है, भारत जो है वो यूक्रेन की सॉवरेनिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूरोप के कॉज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। भारत को यूरोप के कॉज को सपोर्ट करना चाहिए। बट ये एक हिपोक्रेसी है जो आपको यहां पर क्लियरली देखने को मिलती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के खुद के देश, इवन नाटो के खुद के देश यहां पर यूक्रेन को फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट, उनकी वीडियोस क्लियरली दर्शाती है कि कहीं ना कहीं वो लोग यूक्रेन के फेवर में नहीं है, रशिया से उनके इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। ये हिपोक्रेसी किस तरीके से हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से भारत को बार बार टारगेट किया जा रहा है। इवन क्रीमिया का क्या इतिहास रहा, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 1 जून से पाथफाइंडर की टीम द्वारा एक कोर्स लाया गया है जहां पर कंप्रेहेंसिवली प्री और मेंस की तैयारी कराई जाएगी, जहां पर जीएस के सारे सब्जेक्ट, सीसेट, एथिक्स सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा एक्सेप्ट ऑप्शनल। उन टीचरों के द्वारा जिन्होंने इंडिया को यूपीएससी के बड़े बड़े टॉपर दिए हैं, महिपाल सर, अनिरुद्ध सर, मैं, किंजल सर, निधि मैम, आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाले हैं।
साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और ये सब्सक्रिप्शन केवल 14,999 का मिलेगा। पर अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलरली पढ़ते हो तो आप लोग यहां पर कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आपको ये सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो, जिसके बाद में आपको ये कोर्स अवेल हो जाएगा अग्निपथ। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, डरने की जरूरत नहीं है, यही सारी चीजें हिंदी मीडियम के लिए भी लेके आई गई है। 15 जुलाई से एक और कोर्स शुरू होगा, बोध कोर्स, जो हिंदी मीडियम के लिए है। याद रखना, अग्निपथ के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपको 7 जून के पहले पहले करना पड़ेगा। 1 जून से क्लासेस शुरू हो चुकी है, 7 जून के बाद एनरोलमेंट बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यूक्रेन और क्रीमिया का इतिहास चला। क्रीमिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि रशिया जो है वो 2014 के अंदर क्रीमिया के ऊपर आक्रमण कर गया। तो आप यहां पर देख सकते हो ब्लैक सी, ब्लैक सी के अंदर ये जो क्षेत्र है इसे क्रीमिया कहा जाता है। हुआ ऐसा था 1783 के अंदर क्रीमियन खनट, यहां पर इस मैप के अंदर आप देख सकते हो क्रीमिया और यूक्रेन का कुछ पार्ट क्रीमियन खनेट कहलाता था। इसे रशिया ने अपने कब्जे में लिया था, इसे रशिया ने जीत लिया था, जिसके बाद से रशिया के कब्जे में था। हालांकि इस क्रीमिया के लिए काफी ज्यादा युद्ध भी हुए। इवन आप कई बार सुनते हो भारतीय इतिहास को भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो कि क्रीमियन वॉर हुआ था, इसी क्रीमिया के लिए एक पूरा युद्ध हुआ था, क्योंकि रशिया का एक बड़ा व्यापार क्रीमिया से चलता था। क्योंकि यहां पर क्रीमिया जो है ये एक वार्म वाटर का सोर्स देता है। मतलब जैसे रशिया के आप अधिकतर यूरोप वाली साइड में देखोगे तो वो बर्फीला पानी है, वार्म वाटर कम है, और नेविगेशन उस समय पर वार्म वाटर पे बहुत अच्छे से की जा सकती थी, बर्फीले पानी पे नहीं की जा सकती थी। जहां पे बर्फ है वहां पर जहां चलाना मुश्किल होता है, जहां पर गीला पानी होता है वहां पर आसानी से जहां चलाया जाता है। इस कारण से रशिया को क्रीमिया की आवश्यकता थी। इवन क्रीमिया के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो रशियन ही। 1783 के अंदर क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया रशिया ने। उसके बाद में दूसरे देश जो रशिया को कमजोर करना चाहते थे उनको चाहिए था क्रीमिया से रशिया का कंट्रोल जो है वो हटे, जिसके बाद में क्रीमियन वॉर भी हुआ। 1920s का जब समय था, 1970 से 1917 से 21 के बीच में जिस समय पर रशिया के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, उस समय पे भी हम लोग को देखने को मिल रहा था कि क्रीमिया जो है वो रशिया का भाग हुआ करता था। जिस समय पर क्रीमिया के अंदर व्हाइट आर्मी और रेड आर्मी बार बार अपना कैप्चर जो है वो कर रही थी। इसके बाद में हुआ कुछ ऐसा कि जब 1921 में सिविल वॉर खत्म हुआ और सोवियत यूनियन के बनने की शुरुआत हुई, इस सोवियत यूनियन का भाग बना क्रीमिया। 1954 के अंदर इसी क्रीमिया को सोवियत यूनियन के अंदर यूक्रेन वाली साइड को दे दिया गया एज अ पार्ट ऑफ डीस्टेलिनाइजेशन। उस समय पर यूक्रेन कोई अलग देश नहीं हुआ करता था, वो सोवियत यूनियन का ही भाग था। बट सोवियत यूनियन के अंदर जो यूक्रेन था उसके अंदर क्रीमिया को इंक्लूड कर दिया गया। जैसे भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं तो राज्यों को आपस में से मिक्स कर दिया जाता है, एक टेरिटरी को दूसरे में जोड़ दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। उसी तरीके से यहां पर किया गया। 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन ने अपने आप को आजाद घोषित किया, और जब यूक्रेन ने अपने आप को आजाद घोषित किया तो क्रीमिया जो है वो यूक्रेन के साथ चला गया। उसके बाद में 2014 के अंदर रशिया ने यह कहते हुए कि 90% लोग जो है क्रीमिया के अंदर वो रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। एथनिकली जितने भी क्रीमिया के लोग हैं वो रशियन हैं। ये कहते हुए रशिया ने क्रीमिया के ऊपर आक्रमण कर दिया और क्रीमिया को अपने अंदर एनेक्स कर लिया, जिसके बाद में रशिया को G8 देश से निकाल दिया गया था, और G8 देश आज G7 देश के रूप में देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हम लोगों को क्रीमिया का पूरा इतिहास देखने को मिलता है, और ये क्रीमिया की इंपॉर्टेंस हम लोगों को देखने को मिलती है रशिया के लिए। वहीं इसी क्रीमिया को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि ये ऑफिशियली रशिया का भाग है, ना तो नाटो के द्वारा ना ही यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन और नाटो के ही एक देश हंगरी के द्वारा एक वीडियो के अंदर यह दर्शाना कि क्रीमिया रशिया का भाग है एक मैप के अंदर, कहीं ना कहीं एक बड़ी डिप्लोमेसी को दर्शाता है, हंगरी के रशिया के प्रति स्टैंड को दर्शाता है, और वेस्टर्न देशों की एक बड़ी हिपोक्रेसी को दर्शाता है। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को हिस्ट्री का एक टेस्ट देना है तो आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। हिस्ट्री का एक समुद्र मंथन करके टेस्ट होने वाला है, 25 MCQ का 30 मिनट के अंदर अंदर, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर, और जो फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसको 1500 रुपए तक के वाउचर्स मिलेंगे अमेजॉन के। सेकंड रैंक वालों को 1000 रुपए और थर्ड रैंक वालों को 500 रुपए।
इसके अलावा इस लेक्चर की बीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को हमारे साथ में एनसीईआरटी के बैच के अंदर जुड़ना है तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हो। 7500 का ये कोर्स है, पर कोड यूज करोगे एसआरसी 10 तो उसके बाद में आपको ये लगभग 4999 के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा सीसेट का कोर्स 5000 का, पर वहां पर भी आप एसआरसी 10 कोड का यूज करोगे तो 2499 के अंदर आपको ये कोर्स भी मिल जाएगा। याद रखना, अग्निपथ के कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज और सीसेट का कोर्स मिल रहा, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर आपको चाहिए कि मेरे को अग्निपथ का कोर्स ही लेना, मेरे को बोझ नहीं लेना, मेरे को केवल सीसेट का लेना, तो आप ये ले सकते हो। इवन आपको चाहिए कि वो कोर्स ही लेना, बस टेस्ट सीरीज लेना, तो उसके भी प्राइजेस आपके सामने है। दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।